तो नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का इस मैथमेटिक्स के शानदार से ऑब्जेक्टिव सेशन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। किस लिए सर? आपके पेपर की, यानी कि जो आपका परीक्षा होने वाला है बे। बोला हाँ सर, तो उसके प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। हाँ, इतना काफ़ी है दोस्तों, बी रेडी, तैयार हो जाइए। VVI ऑब्जेक्टिव है कौन से चैप्टर का? जो कि आप थंबनेल में देख रहे हैं उस चैप्टर का, है ना। थंबनेल क्या होता है सर? अरे भैया थंबनेल क्या होता है तुमको नहीं पता? बोला नहीं सर। मैंने बोला देखो भाई, चलो तुमको थंबनेल बताता हूँ। बोला सर ये थंबनेल का बता रहे हो आप? सॉरी, देखो आप लोग यूट्यूब चलाते हो? बोला हाँ सर यूट्यूब चलाते हैं। तो यूट्यूब पे कुछ ऐसा वीडियो दिखता है ना? बोला हाँ सर। तो ये वाला पार्ट जो दिखता है ना, जिसको देख के आप क्लिक करते हो, कौन सा सर? कि कौन सा? भूत बनाए, ऐसा दिखता है ना। भूत बनाए, नींबू को यहाँ पे रखे, है ना। उस प्रकार का जो ये इंटरफेस होता है, दैट इज कॉल्ड आवर थंबनेल, है ना। तो ये ऐसा ही मजाक के लिए था भाई। बोला सर ये पढ़ा रहे थे क्या आप में? अब मैंने बोला सॉरी भाई, सॉरी फॉर दैट, है ना। रियली सॉरी फॉर दैट। चलिए आ जाइए, आज की जो ऑब्जेक्टिव सीरीज है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कमाल के तरीके से। बोलो भाई, क्या आप लोग तैयार हैं? बोलो भाई। बोला सर इतने दिनों से आ क्यों नहीं रही थी, ये बताओ पहले। मैंने बोला सॉरी यार, सॉरी फॉर दैट, है ना। अगर आपके पास नहीं पहुंच रही थी, दैट इज सॉरी फॉर दैट। ये क्या बोल रहा है? चलो क्वेश्चन पे अब फटाफट कूद पड़ते हैं, फोड़ते हैं। क्या बोल रहा है? दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होगा। यानी कि ये हमको एक समीकरण दे दिया। सर कौन सा समीकरण? मैंने बोला पेन तो बदलने तो तब बताऊंगा समीकरण। बोला यस बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला बहुत बढ़िया। कोई समीकरण हमको दे दिया, ax प्लस में by और प्लस में c बराबर 0, ये हमको समीकरण दे दिया। बोला हाँ सर। तो अब ये पूछ रहा है कि इसके कितने हल होंगे, है ना। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि कोई भी समीकरण आपको ऐसे दे दिया, 2x प्लस 3 बराबर 0, है ना। 2x प्लस 3y बराबर 0, है ना। ऐसा कोई दे दिया तो आपसे पूछे कि इसका कितना हल होगा। तो याद रखना, हल निकालने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे कि आप इसका ग्राफ बनाओगे, तो ग्राफ बनाओगे ना। बोला हाँ सर, ग्राफ तो बनाना आता है हमको। कैसे बनाते हैं? मैडम मेथड से, यानी कि मैडम जो हमको सिखाती थी 9th क्लास में मेथड, कि x बराबर कोई भी वैल्यू पुट करो, वहाँ से y बराबर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अगर आपने वो वाला सीरीज नहीं देखा तो वो भी आप देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब पे ग्राफ बताया गया है बहुत ही शानदार तरीके से, है ना। तो वहाँ से भी आप सीख सकते हैं, है ना। बोलो भाई क्लियर है? बोला हाँ सर। तो x बराबर हम कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करते थे, जैसे कि सर x बराबर हमने 0 ले लिया, है ना। x बराबर हमने 0 पुट किया, तो 2 गुना में 0 प्लस में 3y बराबर 0, है ना। तो ये तो पूरा 0 हो गया। तो 3y बराबर 0, तो ये y जो है, ये 3 जो है ये गुना में है, तो इधर जाएगा तो भाग में। तो 0/3, है ना। y बराबर में 0/3, तो ये कितना आ गया? इसका आंसर 0 आ गया ना भाई। सर कैसे? क्योंकि 3 भाग किया और 0 भाग लिया, तो 0 आ गया आंसर, y बराबर, है ना। तो इसी प्रकार ये जो समीकरण है दोस्तों, ये जो समीकरण आपको दिख रहा है, इसमें आप x की कोई ना कोई वैल्यू पुट करो तो y की कुछ ना कुछ आपके सामने वैल्यू आती रहेगी, है ना। तो इसी प्रकार इसमें x की कुछ ना कुछ वैल्यू डालो, y की वैल्यू आती रहेगी। जैसे x की वैल्यू 0 डालोगे तो कुछ ना कुछ y बराबर आएगा, x बराबर 1 डालोगे तो कुछ ना कुछ आएगा, y बराबर x बराबर 2 डालोगे फिर कुछ ना कुछ आएगा। तो ऐसे x बराबर आप कितना संख्या डाल सकते हो दोस्तों? मैथ में कितनी संख्या होती है? 1 से लेकर काउंटिंग शुरू करते हैं तो बोला सर इनडेफिनिट तक। इनडेफिनिट थोड़ी बोलते हैं भाई, इसको इन्फिनिटी बोलते हैं। बोला यस सर। तो ये जो जाएगा दोस्तों, ये अनगणित तक जाएगा, यानी कि मतलब इसका अंत ही नहीं होगा भाई, है ना। हाँ, यहाँ तक जाएगा। तो क्या आप बताना चाह रहे सर कि इसका जो हल जो होगा वो अनेक होगा, और परिमित रूप से अनेक हल होगा इस वाले ऑब्जेक्टिव का, है ना। हाँ, तो डिटेल डिस्कशन जरूरी है सर। इसमें एक वैल्यू पुट करके दिखा दीजिए। मैंने बोला तुम x बराबर 0 पुट करो भाई, है ना। 0 पुट करो यहाँ से। सर x बराबर ही 0 क्या पुट कर सकते हो? y बराबर नहीं पुट कर सकते क्या? मैंने बोला y बराबर पुट कर लो भाई, तो x बराबर वैल्यू निकल के आएगी, है ना। क्योंकि दो वेरिएबल है ना। वेरिएबल किसको बोलते हैं दोस्तों? चर मान को। जैसे ये x है जिसकी वैल्यू हमको नहीं पता, और y है इसकी वैल्यू हमको नहीं पता। सर तो a की भी तो वैल्यू नहीं पता। मैंने बोला भाई एक क्वेश्चन में गिवन रहता है, अभी आप आगे क्वेश्चन देखोगे तो उसमें गिवन रहता है ना। तो x और y क्या है दोस्तों? यहाँ पे वेरिएबल पार्ट है, यानी कि चर मान है, और c जो है अचर मान है, यानी कि कॉन्स्टेंट टर्म है, इसकी वैल्यू हमें पता होगी। जैसे 2 है तो 2 का मान तो आपको पता है, बट x का मान थोड़ी ना पता है। x बराबर कभी -2 -3 ऐसा कुछ दे सकता है ना। तो x बराबर अगर हम 0 पुट करें तो ये a गुना में 0, तो ये a गुना में x की जगह हमने 0 पुट कर दिया, तो a गुना में 0, तो ये 0 हो गया। तो अब यहाँ पे बचा क्या? by प्लस c बराबर 0, है ना। क्या बचा दोस्तों? एक सेकेंड, यहाँ पे बचा हमारा by
बी वाई प्लस सी बराबर में 0 है ना। तो अब हमको y बराबर निकालना है, तो y बराबर क्या होगा, ये c जो है इधर जाएगा तो माइनस का c, बोलो भाई माइनस का c, और b गुना में है तो नीचे जाएगा तो भाग में, तो माइनस सी बट्टे बी y बराबर आ गया है ना। समझ पा रहे हैं कि नहीं, आप कंसेप्ट पकड़े कि नहीं। बोला सर x बराबर 0 है क्यों, एक पुट करके दिखाओ। मैंने बोला ले भाई पुट करो, खुला है। x बराबर एक पुट किया तो a गुना में x, तो a ही बचा है ना। a प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर में 0, बोलो बोलो भाई क्लियर है, बोलो हाँ सर। तो अब हमको y बराबर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, एक सेकंड रुक जाइए, ये प्लस का c है, इधर जाएगा तो माइनस का c, बोलो भाई माइनस का c है ना, माइनस का c, यहाँ पे बराबर का साइन है ना, और बी वाई है तो y को हम बी वाई को यहीं रहने देते हैं, ये प्लस का a है, इस साइड जाएगा तो माइनस का a है ना, माइनस का a, और ये b जो है गुना में है तो ये नीचे जाके भाग में आ जाएगा, तो y बराबर आप क्या लिख सकते हैं, माइनस सी माइनस ए अपॉन में b, ये सब लिख सकते हैं आप। और y को और भी छोटा करके लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, माइनस सी बट्टे में b और माइनस ए बट्टे में b है ना। ऐसा आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, आप इसका लघुत्तम जब लेंगे तो यही आ जाएगा। बोलो भाई क्लियर है कि नहीं। अरे बोलो ना दादा, बहुत ही हाईली डिस्कशन चल रहे हैं यहाँ पे, अगर आप अपना ध्यान नहीं देंगे तो दोस्तों कुछ भी आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो समझ में आया, इसी प्रकार x बराबर 1 रखेंगे तो जैसे कि x बराबर 1 रखा तो यहाँ पे कुछ ना कुछ y बराबर आया, उसी प्रकार आप x बराबर 2 रखिए, 3 रखिए, तो अनगणित हल आते चलेंगे है ना। तो इसमें इसका क्या हल बता रहा है कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में इसका कितना हल होगा, एक हल होगा। बोला नहीं सर एक हल तो नहीं होगा, क्योंकि एक हल 0 रखने पे ही आ गया। 2 हल होगा, नहीं भाई 2 ही भी हल नहीं होगा। 3 हल होगा क्या, बोला नहीं सर, तो अनगणित हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो अनगणित इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इसमें से कोई भी नहीं। समझ में आया दोस्तों। हाँ, ये वाले सभी ऑब्जेक्टिव जो है आपके कहीं ना कहीं आपके बोर्ड से उठाए गए हैं, है ना, आपके बोर्ड में ये सब पूछा जा चुका है। तो क्लियर है ये सारी बातें, बोलो ना भाई, बोलो हाँ सर क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं मूव कर रहा हूँ, वेट कीजिए तब तक के लिए। हेलो हेलो, नज़र स्क्रीन पे रखिएगा दोस्तों, है ना, क्योंकि नज़र स्क्रीन पे रखना इज़ वेरी पॉसिबल एंड वेरी आसान काम है ना। हाँ बोलो सर क्या कर रहे हो आप, मैंने बोला कुछ भी नहीं है ना। क्वेश्चन इज कि समीकरण युग्म, ये समीकरण दे दिया हमको x प्लस 2y बराबर प्लस में 5 बराबर 0 और माइनस 3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर में 0 के कितने हल है, हल पूछ रहा है। तो हल कैसे निकालते थे दोस्तों, सर x के गुणांक जो होते हैं उसका रेशियो लेके हम क्या निकालते हैं दोस्तों, हल निकालते हैं। हल कैसे पता चलता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 सर ये ऐसे थोड़ी पता चलता है। मैंने बोला फिर कैसे, मैं बोला सर a1/a2 निकालते हैं, फिर b1/b2 निकालते हैं, फिर c1/c2 निकालते हैं, फिर देखते हैं वो दोनों बराबर हो गए, तीनों बराबर हो गए तो इसका मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल है, अनगणित हल है। अगर 2 बराबर हो गए, 1 बराबर नहीं है तो कोई भी हल नहीं है। अगर पहला और दूसरा ही बराबर नहीं है, यानी कि a1/a2 और वो बराबर नहीं हो b1/b2 के, तो उसका कोई भी हल जो है सर क्या बोल दूँ, मैंने बोला आ जाओ लिख के समझाता हूँ तो आपको शायद आपके समझ में आए। बोला हाँ सर, तब तो हमको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। मैंने बोला आ जाओ भाई ये पेन ले लेते हैं, ये पेन अच्छे से चलेगा है ना। हाँ ये थोड़ा सा समझा दे तो बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होने वाले हैं। अगर a1/a2 बराबर b1/b2 और ये बराबर है c1/c2 के, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, ये होता है, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। अनेक हल या फिर संगत बोल सकते हैं आप इसको, संगत। इसको 3 नाम दिया जाता है, तीनों नाम आप याद रखें ले, संगत, आश्रित, आश्रित भी बोला जाता है इसको, और उसके अलावा उसके अलावा संगत, आश्रित और अनेक हल, यानी कि इसके अनगणित हल होते हैं या अनेक हल आप बोल सकते हो ना, अनेक हल ऐसा भी होता है इसका, है ना। और सर और दूसरा केस क्या है, मैंने बोला दूसरा केस दूसरे पेन से है ना भाई, तभी आपको फील आएगी कंसेप्ट की। बोला हाँ सर। और अगर कहीं पे दोस्तों आपको ऐसा देखने को मिले a1/a2 वो बराबर नहीं है b1/b2 के, ऐसा देखने को मिले, तो तब आप क्या बोलेंगे दोस्तों, तब आप बोलेंगे कि इसका ये आदित्य हल है। तीसरे पे आपको जाना ही नहीं। अगर आपको a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 के, सर ये a1/a2 के है और b1/b2 के है, मैंने बोला अभी बताऊंगा, रुक जाओ, है ना। तो a1/a2 और नहीं बराबर है ये b1/b2 का, तो उसको बोलते हैं दोस्तों आदित्य हल, है ना, आदित्य हल, आदित्य हल, यानी कि एक हल भी होता है इसको हम एक हल बोलते हैं ना, आदित्य हल, या फिर आप एक हल बोल लो, एक हल, है ना। हाँ ऐसा भी इसको बोला जाता है, या फिर इसको भी संगत बोला जाता है ना,
हाँ, संगत इसको भी बोला जाता है। तो सर हमको पता चलेगा क्या कि संगत ये वाला पूछ रहा है या ये वाला पूछ रहा है? मैंने बोला ये आपको कभी भी अलग-अलग नहीं पूछेगा, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन देगा तो इसमें ये दे रखा होगा कि अनेक हल के लिए पूछ रहा है या फिर एक हल के लिए पूछ रहा है। वो अभी क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। और सर और तीसरा केस क्या है ये भी हमको समझा दो। मैंने बोला आ जाओ भाई, आ जाओ ना भाई। बोला हाँ सर। मैंने बोला कि कभी अगर आपको ऐसा दिखे A1/A2 वो बराबर हो B1/B2 से, है ना, और नहीं बराबर हो वो C1/C2 के, है ना, तो उसका मतलब वो क्या है दोस्तों, वो असंगत है। सबसे पहले तो असंगत है, यानी कि उसका कोई भी हल नहीं है ना। और सर इसको क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं दोस्तों, और बोलते हैं इसका कोई भी हल नहीं है ना, कोई हल नहीं, कोई हल, कोई हल नहीं। और क्या बोलते हैं दोस्तों इसको? और बोलते हैं बोला सर क्या बोलते हैं इसको? हाँ 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 हाँ, एक और चीज़ याद आया दोस्तों, इसको एक और नाम देते हैं। क्या देते हैं दोस्तों? इसको एक और नाम देते हैं अविरोधी। अविरोधी इसको बोलते हैं अविरोधी, इसको बोलते हैं विरोधी, है ना। इसको विरोधी क्यों बोलते हैं दोस्तों? क्योंकि इसका कोई भी हल नहीं है, तो ये विरोध कर रहा है ना, ऐसा आप कुछ याद रख सकते हैं ना। ये बोला हाँ सर, इसको विरोधी भी बोलते हैं। और सर इसको क्या बोलते हैं? आश्रित बोलते हैं ना। हाँ सर, ये रेखा कैसी है? मैंने बोला ये जो रेखा, जिस लाइन के लिए ये चीज़ लिखा जाता है, जिस लाइन के ये मतलब गुणांक लिखे जाते हैं, जिस लाइन के इक्वेशन के, यानी कि जिस लाइन के समीकरण के ये पॉइंट लिखे जाते हैं, यानी कि जिस लाइन के समीकरण के चर मान के कोफिशिएंट लिखे जाते हैं, यानी कि गुणांक लिखे जाते हैं, उसके लिए, है ना। तो वो लाइन कैसी होती है दोस्तों? अगर ऐसा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तो वो लाइन जो है दोस्तों, वो लाइन होती है समांगी बोल लो, है ना, यानी कि एक के ऊपर एक होती है, या फिर संपाती बोल लो। तो वो लाइन होती है दोस्तों, संपाती लाइन होती है ना। ये चार्ट बहुत ही ओपी है, ये आपको बहुत कम जगह पे देखने को मिलेगा एक साथ, है ना। ये कौन सी रेखा होती है दोस्तों? प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं इसको, प्रतिच्छेदी ग्राफ होती है दोस्तों ये। और सर इसमें ये कौन सी होती है जिसमें एक भी कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है इसका? तो ये जो होता है दोस्तों, ये समांतर होता है। ये जो रेखा होती है कौन सी होती है? समांतर रेखा होती है ना। हाँ, और वो जो रेखा होती है वो कैसी होती है? वो प्रतिच्छेदी रेखा होती है। सर अगर आप इसका चित्र बना के दिखा दे तो मैं मान जाऊँ। मैंने बोला देखो भाई, संपाती जो होता है ना, तो ये एक लाइन है। बोला हाँ सर, ये एक लाइन है। तो दूसरा लाइन भी अगर इसी के ऊपर है ना, दूसरा लाइन भी अगर इसी के ऊपर रहे तो इसका मतलब वो संपाती है ना, सेम उसी के ऊपर। बोला हाँ सर। तो आप वहाँ से भी फील ले सकते हो कि इसके ऊपर ये रहेगा तो इसका मतलब उसका जो कोफिशिएंट होगा ये सेम होगा, तो इसका मतलब इसका अनेक हल होगा। प्रतिच्छेदी में क्या होता है दोस्तों कि ये ऐसा बनता है ना, ये काट देता है, एक लाइन दूसरे लाइन को काट देता है ना। और सर उसका सोल्यूशन क्या होता है? वो जो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, जहाँ पे इसको काट रहा है उसी को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, है ना, POI, है ना। अभी आप 11वीं में जाओगे तो पढ़ोगे। समांतर रेखा कैसी होती है दोस्तों? ये ऐसी होती है ना। तो इसका मतलब ये जो रेखा है ना, ये कहीं नहीं मिलेगी। ये आप अनंत तक जा रहे हो तो कहीं भी नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है ना। जहाँ पे काट रहा है तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, जहाँ पे काटेगा ना वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो सर यहाँ पे तो लाखों करोड़ों बार काट रहा है, तो इसका मतलब इसका लाखों करोड़ों सॉल्यूशन है। यहाँ पे इसको एक ही बार काट रहा है तो इसका एक ही सॉल्यूशन है। यहाँ पे इसको कभी नहीं काटेगा तो इसका मतलब इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सर तो इसको हम ऐसे नहीं काटा सकते क्या? ऐसे करके देखो, ये काट दिया। मैंने बोला भाई कभी लाइन को ऐसे चलते देखा ऐसे? बोला नहीं सर। तो समझ आ गया सर। मैंने बोला बहुत बढ़िया यार, है ना। हाँ, ये ग्राफ याद रखना। अब आ जाओ सवाल पे मूव करते। देखो अब सवाल अब दम तोड़ दिया, है ना। अब सर ये A1 क्या होता था और B1 क्या होता था ये बताओ। मैंने बोला देखो भाई, x का जो गुणांक है ना, तो देखो x को अगर आप x ऐसा लिखा है तो इसको आप x गुना एक भी तो लिख सकते हो ना भाई। बोलो भाई। हाँ हाँ सर लिख सकते हैं। तो x के गुना में यहाँ पे क्या है? एक है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट जो है इसको हम बोलेंगे दोस्तों A1। बोलो भाई। और y का जो कोफिशिएंट है दोस्तों, ये जो दूसरे वाले समीकरण में जो x का कोफिशिएंट है दोस्तों, इसको बोलेंगे हम A2, है ना। और सर जो पहले वाला इक्वेशन है, उसके जो पहले वाला इक्वेशन मतलब सर समीकरण, जो पहले वाला समीकरण है उसमें y का कोफिशिएंट जो है दोस्तों उसको बोलेंगे B1। और सर जो दूसरे वाला इक्वेशन है, दूसरे वाला समीकरण है, उसमें जो y की कोफिशिएंट है उसको बोलेंगे B2। और जो सर पहले वाले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है उसको बोलेंगे C1।
और जो दूसरे वाले इक्वेशन का कांस्टेंट टर्म है उसको बोलेंगे C2। अब क्या करना है दोस्तों, इस टाइप के जैसे भी सवाल है कि इसका कितने हल है ये पूछ रहा है, तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि ये नहीं निकालना है ना, A1/A2 ये नहीं निकालना है। कैसे निकालना है सर, A1/A2 निकाल लो, B1/B2 निकाल लो, और सर C1/C2 निकाल लो, है ना। अगर ये दोनों बराबर हो गए, यानी कि ये तीनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब अनेक हल है। ये दोनों बराबर हो गए, ये पहला और दूसरा बराबर हो गया और तीसरा नहीं बराबर हुआ, इसका मतलब कोई हल नहीं है। और पहला और दूसरा ही नहीं बराबर हुआ, इसका मतलब एक हल है ना। तो A1/A2 क्या होगा दोस्तों, आ जाइए। A1 क्या है, A1 है दोस्तों 1, यानी कि x का गुणांक 1, और A2 क्या है दोस्तों, A2 है -3, है ना। तो ये माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, ये ऊपर चला जाता है ना। तो ये -1/3 आप इसको लिख सकते हैं ना। हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पे ऐसा लिखा रहे सर कैसा, मैंने बोला -3/5, इसका मतलब क्या है कि ये माइनस ऊपर में ही है ना, -3/5 लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो कि नहीं, बोला हाँ सर, ये सब तो जानकारी बहुत ही छोटी छोटी है बट बहुत कमाल की है ना। हाँ, B1/B2 क्या है दोस्तों, B1 क्या है, B1 इज़ 2, और B1 और B2 कितना है दोस्तों, B2 है -6, है ना, -6। तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 एकम 2, 2 तिया 6, है ना। तो ये भी आ गया -1/3। तो A1/A2 बराबर हो गया B1/B2 के। देखो भाई ये दोनों बराबर हो गए। अब C1/C2 निकालते हैं। C1 क्या है दोस्तों, C1 है, C1, ये देखो ये C1 5 है, तो C1 5 बट्टे में C2 क्या है दोस्तों, C2 1 है, 5/1 यानी कि 5। और सर, और भाई लोग याद रखना कि वैल्यू जो होती है वो विद साइन पुट करनी होती है, यानी कि जो साइन है ना वो साइन के साथ वैल्यू पुट करोगे तभी आपका आंसर सही आएगा। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि A1/A2 जो है वो बराबर रहता है B1/B2 के, और A1/A2 जो है वो बराबर है B1/B2 के, और वो नहीं बराबर है C1/C2 के, है ना। तो इसका मतलब ये क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये क्या है, इसका कोई भी हल नहीं है ना, इसका कोई भी हल नहीं है। कैसे सर, कैसे पता चला आपको, मैंने बोला देख भाई ये देख लो ना भाई, ये देख लो भाई, A1/A2 बराबर B1/B2 और नहीं बराबर है C1/C2 से। तो यहाँ पे आप कोई ऐसा भी ऑप्शन दे देता था कि बताओ भाई ये संगत है या असंगत है, तो कोई भी हल नहीं है, इसका मतलब असंगत है। इसका रेखा जो होगा वो कैसा होगा दोस्तों, ये वो रेखा ऐसा होगा। आप ग्राफ पे बनाना है, इसमें x की कोई वैल्यू पुट करना तो y बराबर कुछ ना कुछ आएगा, इसका x में बराबर कुछ ना कुछ रखना तो इसका y बराबर कुछ ना कुछ आएगा। 2 पॉइंट आप बनाना, मतलब 2 लाइन आप बनाना, उसके वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि क्या पता चल जाएगा सर, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन कहीं भी नहीं मिलेगी, है ना। हाँ, ये लाइन कभी नहीं मिलेगी, ये लाइन का कोई भी हल नहीं होगा, ये लाइन समांतर होगी, ये भी आपको पता चलेगा ग्राफ से। कहाँ से, ग्राफ से। अगर आप इंटरेस्टेड है तो करके ज़रूर देखना, है ना। बोला सर वो सब नहीं हम करते, मैंने बोला बहुत बढ़िया, है ना। बोलो भाई क्लियर है, बोला हाँ सर, थोड़ा दूर आ गया इसलिए तुमको आवाज़ नहीं आ रही होगी, बट अभी स्टिल पास आ जाता हूँ फिर आएगी आवाज़। बोलो भाई यहाँ तक क्लियर है, बोला हाँ सर। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट पेज की तरफ, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, दो चर में दो एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब ये क्या बोल रहा है दोस्तों, मैं पेन थोड़ा चेंज करता हूँ जिस कारण से आपको थोड़ा बढ़िया दिखे, है ना। आ जाइए, ऐसा मैं रख लेता हूँ ना। हाँ, ये क्या बोला दोस्तों, दो चर में एक घातीय समीकरणों के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी हो, प्रतिच्छेदी मतलब ऐसा रेखा हो, है ना। प्रतिच्छेदी मतलब जो कहीं ना कहीं काट रहा है, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यानी कि जहाँ पे ये काट रहा है ना, इंटरसेक्शन वाला पॉइंट यानी कि काटने वाला बिंदु, कटान बिंदु। इसको आप लोग हिंदी में कटान बिंदु भी बोल सकते हो, लिख लो, है ना। कटान बिंदु समझ में है, बोला हाँ सर। तो इसका कितना हल है भाई, देखो जो रेखा कहीं पे अगर ऐसे काट रही है तो ये जो पॉइंट है ना यही इसका हल होता है। तो यहाँ पे ये एक बार काट रहा है तो इसका मतलब इसका सिर्फ एक हल है ना, सिर्फ क्या है दोस्तों, एक हल है। समझ में आया ये वाला पॉइंट, बोला हाँ सर। आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव करते हैं। क्या बोला, रैखिक समीकरण युग्म x + 3y - 4 और 2x - 5y - 1 बराबर 0 के कितने हल है। विद साइन वैल्यू पुट करो और यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, है ना। निकाल लोगे, बोला हाँ सर। तो अब इसमें मैं मत्थे मारने की जरूरत नहीं है ना, बोला सर एक निकाल के दिखा दो, आगे जो आएगा वो हम कर लेंगे। एक्स का कोफिशिएंट अब डायरेक्ट निकालो, है ना। A1/A2 क्या है दोस्तों, A1/A2 है, A1 क्या है, एक्स का कोफिशिएंट 1, और दूसरे वाले समीकरण के एक्स का कोफिशिएंट वो क्या है, 2 है। देख लो यहाँ पे और यहाँ पे भी देख लो। बोलो भाई क्लियर है, बोला हाँ सर। B1/B2 निकाल लो, है ना, B1/B2 निकाल लो। B1 क्या है दोस्तों 3,
सर ये क्या ऐसे बता रहे हो कि ये B1 है और ये B2 है। मैंने बोला देख भाई ये सारी बातें क्लास में हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, जो कि मैं बहुत पहले डिस्कशन के साथ बहुत ही ओपी तरीके से बताया था, है ना। अगर आपने वो नहीं देखा तो दोस्तों इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता आपकी। और दोस्तों C1/C2 क्या है दोस्तों, यहाँ से देख लो आप। C1 क्या है दोस्तों, -1 बट्टे में C2 क्या है दोस्तों, -4। तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, है ना। तो ये क्या आ गया, 1/4, है ना। अब देख लो A1/A2 नहीं बराबर है, ये B1/B2 के बराबर है क्या, बोलो भाई, हेलो हेलो, नजर स्क्रीन पे, ये B1/B2 के बराबर नहीं है। तो A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2 के, और ये नहीं बराबर है C1/C2 के। तो ये तीसरा वाला केस नहीं लिखते, अगर नहीं बराबर है तो डायरेक्ट हम यहीं से बोल देते हैं ना। क्या बोल देते हैं सर, मैंने बोला आ जाओ, एक सेकेंड इसको मिटाने दो भाई। हाँ, अगर A1/A2 नहीं बराबर है B1/B2 का, इसका मतलब क्या है कि हमारा रेखा जो है वो कैसा है दोस्तों, प्रतिच्छेदी रेखा है ना। हाँ, प्रतिच्छेदी मतलब सर ये विरोधी है, अविरोधी है, या फिर आश्रित है। तो प्रतिच्छेदी रेखा के लिए क्या बोलता था मैं कि प्रतिच्छेदी रेखा जहाँ पे होगी तो इसका मतलब ये अविरोधी है। क्या है, अविरोधी। सर कैसे पता चला, मैंने बोला वीडियो पीछे करो, देख लो भाई, ये अविरोधी है ना। हाँ देख लो भाई, मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को, है ना। नहीं विश्वास है तो देखो, प्रतिच्छेदी रेखा है, ये अविरोधी कहलाती है ना। हाँ, तो ये सब आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। 5वां क्वेश्चन, यदि दो चर में रैखिक समीकरणों के हल अनंत हो तो उनके आलेख होंगे। यानी कि ये बोल रहा है कि उनके हल अनेक हल हो, है ना। तो अनेक हल कब होते थे दोस्तों, जब एक रेखा हल कैसे निकलता है दोस्तों, जैसे कि ये बिंदु है और ये बिंदु कट गया, तो ये जो पॉइंट है ना, यही इसका हल होता था। तो अनेक हल कब होता है, जब एक रेखा दूसरे रेखा पे लेटी हो तो अनेक बार काटेगा ये, है ना, अनेक बार मिलेगा उससे। जैसे कि एक रेखा है, उसके ऊपर एक रेखा बन गई और ये दोनों मतलब एक दूसरे को अनंत बार काट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये रेखा कैसी होती है दोस्तों, संपाती रेखा ही होती है। क्या होती है, संपाती रेखा। ये वाली जानकारी इन्फॉर्मेशन आपको याद करनी है। वो जो चार्ट मैंने बताया था, अगर आप वो याद कर लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो दो संपाती रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं कैसी होती है दोस्तों, ऐसी होती है। समांतर रेखाएं कैसी होती है दोस्तों, ऐसी होती है। समांतर रेखाएं ऐसी होती है। समझ में आया क्या, हेलो हेलो, यस, नजर स्क्रीन पे रखिएगा। और संपाती रेखाएं तो आपको बता ही दिया कि एक के ऊपर एक होती है ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें, ये जानकारी बहुत ही मतलब एक्सपीरियंसेबल है और ये इन्फॉर्मेटिव पार्ट है जो कि आपको याद रखनी है ना। अब ये पूछ रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण निकाय का अनंत हल है, अनंत हल है। यानी कि ये पूछ रहा है कि अनंत हल कब होगा, ये बताओ, है ना। तो अनंत हल के लिए आप क्या करते थे दोस्तों, वही सेम काम करो, इसका A1/A2 निकाल लो और इसका B1/B2 निकाल लो और इसका C1/C2 निकालो। इसमें एक केस होता है जो कि मैं आपको आगे समझाऊंगा, इससे आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान निकल जाएगा। A1 क्या है दोस्तों, यानी कि x का कोफिशिएंट 1 है, और A2 क्या है दोस्तों, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है। B1/B2 क्या है दोस्तों, B1/B2 है, B1 क्या है दोस्तों, 2 है, B1 2 है, और B2 कितना है, B2 K है, B2 क्या है दोस्तों, K है, 2 K है ना, B2 क्या है, K है। और सर C1 क्या है, C1 क्या है, 3 है, 3 है, C1 क्या है दोस्तों, 3 है, और C2 क्या है दोस्तों, 15 है ना, C2 क्या है, 15 है। तो 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 1/5 आ गया, है ना। समझ आ रहे हो, हेलो हेलो, यस, नजर स्क्रीन पे रखना दोस्तों। तो यहाँ से क्या समझ में आया दोस्तों, यहाँ से एक और जानकारी समझ में आई कि ये 15 जो है ना, 15 जो है और ये 3 जो है, ये कांस्टेंट पार्ट है ना, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, यानी कि अचर मान। तो ये अचर मान याद रखना कि चाहे तो ये इधर माइनस में आके लिखा रहो, दोनों में माइनस में हो, चाहे तो दोनों में उसी साइड हो यानी कि प्लस में हो, चाहे तो दोनों में बराबर की इस साइड हो या फिर दोनों में बराबर की उस साइड हो, दोनों टर्म बराबर की इस साइड या उस साइड ही होनी चाहिए। ऐसा रहेगा कि 15 अंदर है, 15 यानी कि माइनस में हो उस साइड जाके, और इधर ये प्लस में है, तो तब ये आप फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तब क्या करना, ये 3 को इधर माइनस में ले आना, 15 को भी माइनस में ले आना। तो या फिर एक ही रहेगा तभी माइनस में लाना भाई, यानी कि दोनों रहेगा तब भी ले आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। -3/-15 आ जाएगा तो माइनस से माइनस कर जाएगा, है ना। हाँ, तो अब हमसे पूछ रहा है कि किस मान के लिए, तो कोई बात नहीं है भाई। अब ये पूछ रहा है कि अनंत हल कब होता है। अनंत हल होता है दोस्तों जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है। तो A1/A2 तो बराबर है, तो उसको बराबर कर दो B1/B2 के, है ना। तो 1/5 अगर हम बराबर कर दे 2/K के, तो क्या होगा सर, बराबर क्यों किया, मैंने बोला ये अनंत हल के लिए पूछ रहा है। तो अनंत हल क्या होता है, जब A1/A2 को बराबर करते हैं B1/B2 के, और वो बराबर होता है C1/C2 के, है ना। बोला हाँ सर। तो जब ऐसी टाइप की ये 3 चीज़ें आपके सामने दिख रही है तो किसी 2 को पकड़ो, है ना। जब 3 चीज़ें दिख रही है और उन दोनों में 2 समान हो तो किसी 2 को पकड़ो और उसको सॉल्व कर लो, है ना। तो ये K
यानी कि देखो ये सॉल्व कैसे होता है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। ये 2 बट्टे में के है ना, ये सॉल्व कैसे होती है, कोना कोनी गुना करो तो के बराबर 5 दूना 10 है ना, तो के बराबर क्या आ गया दोस्तों 10 आ गया। समझ में आया क्या? हेलो हेलो, यस, नजर है स्क्रीन पे, है ना सर। ये ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि मैंने बोला देखो भाई A1/A2 बराबर होता है B1/B2 का, तो सर C1/C2 बराबर होता है। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तुम इन दोनों को बराबर कर लो, चाहे इन दोनों को बराबर कर लो, इक्को ही गल है भाई, इक्को ही गल है ना। हाँ, समझ में आया क्या? बोला हाँ सर। बहुत ही इंटेंस डिस्कशन है, इसमें बहुत मेहनत लगी है भाई बनाने में। किसकी सर? एक भैया है हमारे, वही बनाते हैं भाई, उन्हीं की कृपा से ये सब चल रही है ना। हाँ, अब क्या बोला है, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। याद रखना, इस सवाल में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। बोला सर इसमें क्या कंफ्यूजन है, एक रैखिक समीकरण का घात एक ही होता है ना। यानी कि अगर आपको ऐसा लिखा रहे, कैसा सर, कैसा कैसा कैसा, जरूर बताइए हमको। मैंने बोला देखो भाई, अगर आपके सामने ऐसा लिखा रहे, कैसा सर, 2x+3y एक रैखिक समीकरण है ना। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, समझ आ रहा है? ये दो चर वाले, दो चर मतलब सर ये देखो, ये x है और y, दो चर हो गए है ना। बट ये एक चर वाला बनाना है तो इसको कैसे बनाएंगे, एक चर को गायब कर दो, 2x+3 बराबर में 0। तो अब ये एक रैखिक समीकरण है, तो रैखिक समीकरण का घात क्या होता है दोस्तों, एक होता है। यानी कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक है। सर इसका मतलब यहाँ पे जीरो है। मैंने बोला कैसे भाई, अगर अगर 5 के पावर 0 हो गया तो वो एक ही हो जाएगा ना भाई। सॉरी कैसे? मैंने बोला किसी भी संख्या के पावर 0 क्या होता है, एक होता है ना। तो यहाँ पे एक तो है नहीं, ये x है, तो यहाँ पे x का मान क्या है, x का वैल्यू क्या है 1 है। सर ये 5 के पावर 0 कैसे होता है? मैंने बोला कुछ भी नहीं, देखो भाई 5 के पावर 0, इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो बोला सर क्या लिख सकते हो, फंस गए क्या? मैंने बोला इसको प्रूफ करना बहुत ही आसान है यार। कैसे आसान है? कैसे आसान है सर? 5 के पावर 0 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या? 5 के पावर 0 को आप ऐसा लिख सकते हो क्या? 5 के पावर 1 माइनस 1, तो 1 में से 1 गया तो 0 ही, तो 5 के पावर 0 ये बन गया। बोला हाँ सर, कोई गल नहीं, इसमें कोई गल नहीं है। तो क्या होता है दोस्तों, इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 5 के पावर 1 प्लस में और ये -1, इसको ऐसे लिख सकते हो है ना, तो प्लस माइनस माइनस ही होता है। बोला हाँ सर। अब 5 के पावर 1 है ना, अब देखो अगर ये प्लस है बीच में साइन, तो एक्सपोनेंशियल का एक मतलब अभी आप पढ़ेंगे 11th में या फिर 8 में आपने पढ़ा होगा, 8th क्लास में यानी कि 8वीं में आपने पढ़ा होगा कि एक ऐसा होता है कि 5 के पावर 1 है ना, 5 के पावर 1 अगर ये ऐसा है प्लस में है ऊपर में, तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता है ना, 5 के पावर 1 और इंटू में 5 के पावर -1 है ना, ये ऐसा लिख सकते हैं हम है ना। अभी आप पढ़ेंगे आगे जाके कि अगर प्लस में, जब किसी भी संख्या के कोई पावर में प्लस में कोई दो मतलब थिंग्स लिखी हुई है या फिर 2 नंबर लिखे हुए हैं, तो उसको हम ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं ना। अभी आप आगे जाके पढ़ोगे। तो 5 के पावर 1 क्या होता है, 5 होते हैं। बोला हाँ सर, कोई गल नहीं। 5 के पावर -1 जो होता है दोस्तों, अगर किसी भी संख्या के पावर -1 है तो उसको हम 1/5 लिख सकते हैं। यानी कि 1/, में क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 लिख सकते हैं है ना। हाँ, माइनस अगर है किसी भी संख्या के पावर में तो उसको मतलब नीचे करके हम लिख सकते हैं। सर ये कैसे, इसको बाद में कभी प्रूफ कर दूंगा, बट अभी आप ये देख लो है ना। तो 5 से 5 कट जाएगा तो ये बराबर में हमको क्या बचा, 1। तो 5 के पावर 0 जो होता है वो 1 होता है। ये बहुत ही आसान सा प्रूफ है, ये आप देख लेना है ना। हाँ, देख लेना है। सर ये पूछा जाएगा क्या? मैंने बोला कभी नहीं भाई। तो यही मैं आपसे समझा रहा था कि रैखिक समीकरण का जो घात होता है दोस्तों, वो एक ही होता है ना। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, युगपत समीकरण 2x+3y बराबर 5 और 4x+6y बराबर 9 है, तो इसका हल पूछ रहा है। ये आप आसानी से कर लेंगे। बोला अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसका a1/a2 निकालो, तो a1/a2 है 2/4 है ना। b1/b2 निकालो 3/6, 3/6। और इसका c1/c2 निकालो है ना, c1/c2 यानी कि 5/9 है ना, 5/9, 5/9 देख रहा है क्या? बोला हाँ सर। अब ये इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो ये a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और ये नहीं बराबर है c1/c2 के, क्योंकि ये बराबर नहीं दिख रहा क्या आपको? बोला हाँ सर, बराबर नहीं है ये। किसके बराबर नहीं है सर? इन दोनों के। तो a1/b2 बराबर होता है जहाँ पे b1/b2 के, और वो इक्वल नहीं होता है c1/c2 के। तो उसका मतलब क्या है, उसके कोई हल नहीं है ना, उसका कोई भी हल नहीं है, या फिर असंगत भी है ना, असंगत भी है। अरे नहीं भाई, कोई नहीं यहाँ पे नहीं होगा है ना। हाँ सर क्यों नहीं होगा, कोई नहीं, इसका तो कोई हल नहीं है। मैंने बोला ऑप्शन पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, ऐसा आपको फंसाने के लिए किया जाता है ना। हाँ, ये असंगत होगा, यानी कि इसका कोई भी हल नहीं होगा। अगर असंगत यहाँ पे नहीं रहता तब ना आप कोई नहीं मारते ना भाई। समझ में आया क्या? बोला हाँ सर।
तो ऑप्शन से भी आपको खिलवाड़ कर सकता है। मैं फटाफट सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। अब तो जितने भी क्वेश्चन है बहुत आसान है। के किस मान के लिए समीकरण इतना 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 संपाती होगा? संपाती होगा मतलब सर कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 कर दो और वहाँ से आप आंसर निकाल सकते हो। A1 क्या है, यानी कि x का कोफिशिएंट 1 बट्टे में A2 क्या है दोस्तों 2, है ना। ये बराबर कर दो 2 बट्टे में ये के, है ना। सर ये कैसे किया? मैंने बोला A1/A2 ये बराबर B1/B2 और ये बराबर कर दो C1/C2 के, यानी C1 कितना है 7 और C2 कितना है 14। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, तो ये 1/2। अब ये देखो ये दोनों हमेशा अगर संपाती पूछेगा ना तो ये हमेशा ये A1/A2 और ये B1/B2 को हमें C1/C2 को हमेशा बराबर देगा, है ना। अब इन दोनों में से किसी इसको सॉल्व कर लो चाहे आप इसको सॉल्व कर लो, बात तो बराबर ही है ना भाई। बोल हाँ सर। तो के ये गुना कर लो, के कम के बराबर में 2 दूनी 4, तो के बराबर कितना आ गया 4, है ना। तो के बराबर 4 आ गया। ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आजिए समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 5 तथा 6x माइनस 2y बराबर के का कोई हल ना हो तो कोई हल ना हो। देखो ये वाला जो केस होता है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिया। बहुत ही मतलब ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको, है ना। सर कभी तो ये बराबर नहीं होता है 10 के, ये जो साइन होता है दोस्तों इसको बोलते हैं बराबर नहीं है ना। मैं ऐसा बोलूँ कि के जो है बराबर नहीं है 5 के, है ना। कि या फिर ऐसे ऐसे इसमें आप ज़्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। सर किस में? मैंने बोला जाओ अगर के मैं बोलूँ कि ये नहीं बराबर है एन के, है ना, और मैं ऐसे बोलूँ कि के बराबर है के, है ना, तो ऐसा आप बोल सकते हैं। तो ये जो साइन होता है ये बराबर नहीं का साइन होता है, ये जो होता है बराबर है का साइन होता है। तो ये हमसे पूछा है कि के का किस मान के लिए बराबर नहीं होगा, है ना। समीकरण इतना इतना का के का कोई से मान के लिए बराबर होगा। तो मैं बोलूँगा पहले इस सवाल को समझने के लिए पहले आप A1/A2 निकालो, है ना, फिर B1/B2 निकाल लो। इसमें थोड़ा बढ़िया से समझाता हूँ, है ना। इसमें थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत लोगों को नहीं होती इसमें, है ना। हाँ A1/A2 क्या है दोस्तों 3, 3/6, 3/6 यानी कि 1/2, है ना। इसको 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो यानी कि 1/2 आ गया A1/A2। B1/B2 क्या है दोस्तों? B1 क्या है दोस्तों? y के साथ -1 हो गया ना। इसको आप कैसे लिखोगे भाई? y गुना में -1 लिखोगे तभी ना -y लिखा हुआ है। बोला हाँ सर। तो y का कोफिशिएंट क्या है -1 बट्टे में B2 क्या है दोस्तों -2, है ना। तो ये क्या आ गया 1/2 आ गया, है ना। माइनस से माइनस कट गया। बोला हाँ सर। अब C1/C2 निकालो। C1 क्या है दोस्तों? C1 है 5, C1 क्या है 5 और C2 क्या है दोस्तों के, है ना, 5 में के। अब समझ आया? बोला हाँ सर। तो अब ये क्या पूछ रहे हैं? समीकरण इतना इतना का कोई हल ना हो। कोई हल कब नहीं होता दोस्तों? हेलो हेलो यस। कोई हल कब नहीं होता? जब के A1/A2 जो है बराबर होता है B1/B2 के और नहीं बराबर होता है वो C1/C2 के। तो यहाँ पे आप क्या करना है A1/A2 को वो बराबर कर दो C1/C2 के, तब क्या होता है, या फिर B1/B2 को बराबर कर दो C1/C2 के। जो कंसेप्ट मैं बताना चाह रहा था वो इस वाले सवाल में नहीं है ना, तो मैं अगले में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। A1/A2 जो है वो वो क्वेश्चन है स्टिल, आप लोग वेट कीजिए, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है ना। A1/A2 क्या है दोस्तों 1/2, ये इसको बराबर बोल रहा है नहीं रहने के लिए उसका कोई हल ना हो। तो कोई हल नहीं होता तो A1/A2 बराबर, देखो उसके लिए आप पहले सही से लिख ही लो, है ना, फिर आप बाद में बोलोगे वो बराबर हो B1/B2 के और नहीं बराबर हो वो किसके C1/C2 के, यानी कि 5 में के। अब इन दोनों को सॉल्व कर लो या फिर इन दोनों को सॉल्व कर लो, है ना। हाँ बोलो भाई क्लियर है कि नहीं? बोला हाँ सर। तो 1/2 नहीं बराबर हो 5 में के, है ना। तो के कम के और 5 दूना 10, है ना। के बराबर के नहीं बराबर हो 10 के, है ना। ऐसा है क्या कोई ऑप्शन? बोला हाँ सर। और अगर इसी सवाल में पूछ ले कि कोई हल ना हो, तो अगर ऐसा पूछ रहे हैं ना, अगर ये आपसे पूछ ले बताओ बराबर कब है, तो 5 में के यानी कि ये पूछ रहे हैं कि कब ये इसका कोई हल नहीं होगा, कब इस समीकरण का कोई हल नहीं होगा। जब के बराबर अगर आप 10 ले लोगे तब इस समीकरण का कोई भी हल नहीं रहेगा। बट अगर आपसे पूछा जाए कि के बराबर ऐसा क्या ले लूँ मैं, के बराबर ऐसा क्या ले लूँ मैं कि जो इसका, चलो छोड़िए यार, इस सवाल में मैं नहीं बताता, इस सवाल में होगा भी नहीं, वो वाला कंसेप्ट है ना। हाँ हो नहीं है मैंने देख लिया, आगे जब आएगा तभी मैं आपको बता दूंगा, है ना, तो आपको कुछ समझ में आएगा। अभी समीकरण में नहीं है ना। अब ये क्या पूछ रहा है कि दो चर x, y में रैखिक समीकरण इतने के कितने अधिकतम हल कितने हो सकते हैं। तो x बराबर कुछ भी डालो तो y बराबर x बराबर, अगर आप कुछ भी डालोगे तो y बराबर कुछ ना कुछ निकलेगा, तो इसका भी अनगणित हल होगा। x बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी तक आप कुछ भी डाल सकते हैं, तो उसमें जो आंसर जो आएगा दोस्तों वो अनंत तक आएगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समीकरण युग्म 2x + 3y बराबर 5 तथा 4x + 6y बराबर 15 का क्या हल है। तो ये आप निकाल सकते हैं, इसको छोड़ दूँ क्या? बोला नहीं सर कर दो। तो यहीं से देख लो A1/A2 क्या है 2/4 है,
b1/b2 क्या है, 3/6 है, 3/6। पहले आपको सेपरेट निकालना है, a1/a2 बराबर b1/, ऐसा निकाल लेना है। पहले a1/a2 निकालना, फिर साइड में b1/b2 निकालना, फिर साइड में c1/c2 निकालना, देख लेना बराबर है तो काम बन जाएगा, है ना। हाँ, तीसरा क्या है दोस्तों, c1/c2 क्या है, 5/15 है ना। तो ये 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बट ये नहीं बराबर है c1/c2 के। तो इसका मतलब क्या है, इसका कोई भी हल नहीं है, कोई हल नहीं है ना, कोई हल नहीं यहाँ पे लिखा है, देख लो। a1/a2 बराबर b1/b2 और नहीं बराबर होता वो c1/c2 का, तो इसका मतलब इसका कोई भी हल नहीं है। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि रेखाएं समीकरण का युग्म असंगत हो, असंगत मतलब उसका कोई भी हल नहीं है, तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं कौन सी होती है, जिसका कोई भी हल नहीं होता, उसका मतलब समांतर रेखा है। कैसी है रेखा है दोस्तों, समांतर, समांतर रेखा। अगर सदैव संपाती होगी तो इसका मतलब अनंत हल होगा, प्रतिच्छेदी अथवा संपाती होगी तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उसका हल आएगा। संपाती का मतलब अनेक हल आ जाएगा और प्रतिच्छेदी का मतलब एक हल आएगा, है ना। और सदैव प्रतिच्छेदी का मतलब हमेशा एक हल होगा, सदैव संपाती का मतलब अनेक हल होता रहेगा, समांतर का मतलब उसका कोई भी, अरे संपाती ऐसा होगा ना, और समांतर का मतलब ये ऐसा होगा, इसका कोई भी हल नहीं होगा क्योंकि ये रेखा दोनों कहीं पे भी नहीं मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर 24 के हल है। तो इसमें आप आसानी से निकाल लो, है ना, जोड़ घटा करके इसको आप निकाल सकते हो। 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24, 2x - 4y बराबर -24। तो इस वाले समीकरण में हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, हिट एंड ट्राई लगा सकते हैं, यानी कि एक एलिमिनेशन मेथड है ना। कैसे सर, कि देखो इसमें x का कोफिशिएंट, किसी एक का कोफिशिएंट आपको सेम रहना चाहिए, यानी कि x का गुणांक चाहे सेम कर लो, चाहे तो y का गुणांक सेम कर लो, दोनों में। जैसे कि देखो y का कोफिशिएंट जो है, इसका इसमें सेम, इसमें 3 है बट y का कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, तो इसको हम मतलब नहीं काट सकते। बट यहाँ पे x का कोफिशिएंट सेम है तो यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट सेम है। अगर हम घटा देंगे तो एक प्लस का एक माइनस का, तो ये कट जाएगा। सर कैसे, मैंने बोला आ जाओ। और दूसरा एलिमिनेशन मेथड क्या है कि आप x की वैल्यू पुट करके चेक करो, यानी कि इसमें x बराबर पुट करो, अगर इतना आ गया 11 आ गया, x बराबर 2 पुट करो, y बराबर 4 पुट करो, अगर ये 11 आ गया तो इसका मतलब ये दोनों सही है, पुट कर लो भाई। 2 दूना 4 और 2 दूना 4, ये 4 हो गया, प्लस में 3 गुना में ये 4, 3 चौका 12, तो 12 4 कितना होता है, 12 4 12 13 14 15 16, तो 12 4 16 होता है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलती है ना। फिर ये पुट करो, 2 दूना कितना हो गया दोस्तों, 2 दूना -4 प्लस में 5 तिया कितना होता है, 5 तिया 15, यानी कि -15। ये भी नहीं होगा ना, 2 दूना 4 और 5 तिया -15, तो -15 -4, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन आ जाइए। है ना, तीसरा ऑप्शन क्या है दोस्तों, x बराबर -3 पुट करो तो -6, बै गुना कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं, है ना। 3 दूना -6 प्लस 3 गुना में y कितना है, 1 तो 3 है ना, तो ये कितना आ गया, तो ये तो आ गया सर -3 ही, तो ये भी नहीं है ना, ये भी गलती होगी। अब यही होगा इसका मतलब सर, x बराबर 2 पुट करो तो x बराबर -2 पुट करो तो -2 दूना -4 और y बराबर 5, तो 5 तिया 15 है ना, तो 11 आ जाएगा ना भाई। ये -4 और प्लस का 15 यानी कि 11 है, तो इसका मतलब डी ऑप्शन राइट है। आ जाइए, मैं इसको सॉल्व करके भी दिखा देता हूँ आपको। इसको थोड़ा सा कैंसिल रफ करते हैं। बोला ये सर कर सकते हो आप रफ। आ जाइए, इसको सॉल्व भी करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। एलिमिनेशन मेथड पता चल गया है ना। तो बोर्ड में कौन सा लगाना है मैं अभी आपको बता दूंगा। घटा दो सर, घटाते क्यों है, मैंने बोला देखो भाई, अगर आप यहाँ पे घटाओगे तभी यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसको घटाओगे ना दोस्तों, तो ये जो देखो, अगर आप जोड़ोगे तो क्या आएगा सर, जोड़ेंगे तो कुछ कटेगा नहीं, क्योंकि 4 3 7 वाई हो जाएगा, 2 2 4 एक्स हो जाएगा। बट अगर हम घटाएंगे तो 2x में से 2x गया तो कितना आ गया, 0। कैसे सर, मैंने बोला 2x है, अगर हम घटा रहे हैं तो साइन चेंज होता है, यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा। तो 2x में से हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, 2x घटा रहे हैं ना, 2x क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। फिर प्लस का 3y है और उसमें से हम क्या घटा रहे हैं दोस्तों, माइनस का 4y घटा रहे हैं, है ना। माइनस का 4y घटा रहे हैं क्या दोस्तों, माइनस का 4y कैसा कर रहे हैं, और बराबर में 11 है प्लस का, और उसमें से हम घटा रहे हैं दोस्तों माइनस का 24। समझ पा रहे हो, बोला हाँ सर। तो 2x में से 2x गया तो ये तो 0 आ गया, प्लस में 3y में से हम घटा रहे हैं माइनस का 4y, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ गया, -3 -4, तो ये माइनस का 7, यानी कि प्लस का 7y है ना।
क्यों सर? क्योंकि माइनस माइनस प्लस, तो 4 3 7 वाई बराबर में 11 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 24 और 11 कितना होता है? 4 1 5 और 2 1 3 35। तो वाई बराबर आ गया आपका 5, वाई बराबर आ गया अगर 5, या फिर इसको ऐसे भी सॉल्व कर लो, है ना, ये भी ठीक है, बट अगर आप वैसे करना चाहते थे तो वैसे कर लो। वाई बराबर 5 आ गया, आप किसी भी समीकरण में एक बार मान पुट कर दो, है सर। ऐसे नहीं, ऐसे घटा जोड़ के हम नहीं निकाल सकते क्या एक्स का मान? तो मैंने बोला हाँ निकाल तो सकते हो, बट आप क्या करना, वहाँ पे वाई का कोफिशिएंट यानी कि वाई का गुणांक सेम कर दो, तो वहाँ से निकल जाएगा। करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स से पेन चलाइए, उसके बाद आपका आंसर निकल जाएगा। अब एक्स बराबर कुछ ना कुछ वैल्यू पुट करो यहाँ पे पुट करोगे तो वाई बराबर 5 देख रहे हो, यहाँ से केवल वाई बराबर 5 निकालने ही से पता चल गया कि डी ऑप्शन सही होगा। कैसे सर? क्योंकि वाई बराबर 5 किसी और में नहीं है। बट सर हम तब भी हम मानने वाले नहीं है, वाई बराबर 5 पुट करके दिखाओ। मैंने बोला कोई भी इक्वेशन ले लो, 2x + 3y इज इक्वस टू 11, है ना। अब एक्स वाई बराबर 5 इसमें पुट कर दो, तो 2x प्लस में 3 5 6 15 बराबर 11, है ना। 11 है, बोला हाँ सर। तो 2x बराबर 11 में से ये 15 है प्लस का, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया -4, है ना। 11 में से अगर आप 15 घटाओगे, ये प्लस का 15 उधर जाएगा तो माइनस का, तो 11 में से 15 घटाओगे तो ये -4 आ जाएगा। और x बराबर कितना आ जाएगा? ये गुना में है, इधर जाएगा तो भाग में, तो -4/2 तो कितना आ जाएगा? -2, है ना। तो x बराबर -2 और y बराबर 5 किस में है? देख लो, हेलो हेलो, यस, देख रहे हो, इतना आसान है ये आपको करना। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते, क्या है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय के अनगणित हल होंगे। अनगणित कब होते हैं दोस्तों? जब a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर होते c1/c2 के। इसमें भी चेक कर लीजिए, ये आपसे आसानी से हो जाएगी। ये आपका क्या है दोस्तों? HW है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन कराना मतलब ठीक नहीं रहता है ना। समीकरण निकाय इतने इतने का किस प्रकार का हल संभव है? संभव ये a1/a2 निकालो बराबर, और फिर b1/b2 निकालो, फिर c1/c2 निकालो। देख लो अगर वो बराबर है, a1/a2 और b1/b2 बराबर c1/c2 है, तीनों बराबर है, तो इसका मतलब अनगणित हल है। दोनों ही बराबर है, केवल a1/a2 और बराबर है वो b1/b2 के, और बराबर है c1/c2 के। तो इसका बता ही दिया सर क्या है, एक ही बात को रिपीट करते हो। अगर a1/a2 नहीं बराबर है b1/b2 का, तो उसका मतलब उसका एक हल है। और तीनों अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 और नहीं बराबर है अगर वो c1/c2 के, तो उसका कोई भी हल नहीं है। निकाल लो भाई, 5/6 में निकाल ही देता हूँ, है ना भाई, कहीं तुम समझो। 5/6 कॉमा -3/6 -3/1 है भाई, है ना। हाँ सर गलती कर देते आप तो, मैंने वाला सॉरी भाई, है ना। -3/में y का कोफिशिएंट 1 है ना। अब कर लो भाई, 5/6 नहीं बराबर है ये 3 के, -3 के, है ना। ये नहीं बराबर है ना -3 के, बोला हाँ सर नहीं बराबर है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये दो ही चेक कर लेना, है ना। अगर ये दोनों बराबर नहीं आ रहे तो इसका मतलब कि इसका केवल एक ही हल है, वास्तविक एवं अद्वितीय, है ना। वास्तविक का इसका मतलब रियल वाला हल है, रियल नंबर है ये कोई, है ना। हाँ, अद्वितीय है, अद्वितीय मतलब सर एक हल है ना। समझ में आया? बोलो भाई, बोलो यस, हाँ हाँ। समीकरण निकाय इतना इतना में अचर एक के लिए किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे, है ना, ये पूछ रहा है। तो इसमें भी सेम अद्वितीय हल होंगे, यानी कि एक हल होंगे, तो 2 अद्वितीय। हाँ, यही क्वेश्चन का मैं इंतजार कर रहा था। आज ये इसमें थोड़ा अच्छे से आपको समझाते हैं दोस्तों, है ना। अरे भाई, अरे यार क्वेश्चन चला गया क्या? क्वेश्चन नहीं जाना चाहिए, यस नहीं गया, सॉरी बच गया क्वेश्चन, है ना। a1 निकालो, बट्टे में a2 निकालो, फिर b1 निकालो, बट्टे में b2 निकालो, c1 निकालो, फिर c2 निकालो बट्टे में। a1/a2 क्या है दोस्तों? 2 बट्टे में 3। b1/b2 क्या है दोस्तों? b1/b2 b2 ए भाई, b1 क्या है दोस्तों? a, और b2 क्या है दोस्तों? b2 माइनस का 5, तो -5, है ना। इधर भी लगा लो -a/5। c1/c2 क्या है दोस्तों? c1 है 1 और c2 है 7। समझ में आया? बोला हाँ सर। तो a1/a2, फिर ये बराबर है b1/b2 के सर बराबर तो नहीं है, मैंने बोला नहीं यार, सही में बराबर नहीं है ना। तो यहाँ पे आपसे अगर पूछ रहे हैं कि समीकरण निकाय इतने इतने के किस मान के लिए अद्वितीय हल होंगे, तो सर आपने बोला था, एक सेकंड सर, आपने बोला था कि a1/a2 है, तो उसको हम, एक सेकंड रुक जाओ भाई, एक सेकंड, अरे भैया मिर्जा यार, जैसे 2/3 है ना, और वो a/5 है, b1/b2, और वो है c1/c2 क्या है दोस्तों? 1/7 है ना। बोलो भाई है? बोला हाँ सर। तो सर हम यहाँ पे इन दोनों को और इन दोनों को अलग बराबर नहीं कर सकते क्या? मैंने बोला नहीं भाई, देखो क्वेश्चन में पढ़ो, इसी क्वेश्चन का तो मैं इंतजार कर रहा था यार। क्वेश्चन में पढ़ो, ये बोला अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय हल क्या कब होता है दोस्तों? जब a1/a2
नहीं बराबर होता है b1 बट्टे में b2 के, तो c1 c2 से तो हमें कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। c1 c2 के अगर हम बराबर करेंगे तो गलत आंसर आएगा, अगर इन दोनों को हम बराबर करेंगे तो, या फिर नहीं बराबर करेंगे तो गलत आंसर आएगा ना भाई। समझ में आया? तो यहाँ पे a1 बट्टे a2 और b1 बट्टे b2 से ही खेल है, यानी कि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। अब ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए तो सॉल्व कर लो, है ना। तो 5 दूना 10 बराबर में 3 है ना, 3 है तो, और ये बराबर का साइन नहीं होना चाहिए, है ना। हाँ हेलो भाई, बोलो भाई। बोला ये सर, अब ये 3 जो है ये नीचे में आ जाएगा, तो a बराबर 10 बट्टे में 3। इतना सिंपल बोला सर कुछ गलती तो ना कर दो आप। मैंने बोला नहीं भाई, देख लो भाई, -10 बट्टे में 3 तो नहीं आएगा ना, माइनस का 10 बट्टे में 3 नहीं तो आना चाहिए, कहीं पे माइनस का कोफिशिएंट तो नहीं है। हेलो हेलो, यस 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 यस, कहीं पे गलती हो गया, मेरे को ऐसा फीलिंग आ गया था, है ना, क्योंकि B2 जो है ना, बिट्टू बिट्टू ये माइनस है दोस्तों, ये माइनस का 5 है ना। हाँ अभी गलती हो जाती तो माइनस का 5 है, तो यहाँ पे माइनस लगा लो, -5 तो नहीं क्या होता है -10, और -10 बट्टे में 3 इज अवर राइट आंसर। तो ये जो है नहीं होना चाहिए -10 बट्टे में 3, तो इसका मतलब उसका आदित्य हल होगा, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। इंटेंस डिस्कशन चल रही है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक। अब ये क्या बोल रहा है कि समीकरण निकाय इतना इतना का आदित्य हल कब होगा, जब a1 बट्टे में a2 बराबर होगा b1 बट्टे में b2 के, तो ये गलत है। a1 बट्टे में a2 बराबर होगा c1 बट्टे में c2 के, ये भी गलत। जब a1 बट्टे a2 नहीं बराबर होगा b1 बट्टे में b2 के, ये सही है। जब a1 बट्टे a2, ये तो गलत है ना। हाँ तो सी ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों, सही है। आ जाइए, ये आसान आसान से का सवाल है। क्या है, समीकरण इतना इतना में x बराबर 5 हो तो y का मान पूछ रहा है, तो x बराबर 5 पुट कर दो, तो 5 प्लस में 2y बराबर 9 है, तो ये 5 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 9 माइनस का हो जाएगा, यानी कि 9 में से 5 गया तो 4, तो 2y बराबर 4 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 2। बोलो भाई, अरे बोल ना दादा, बोला हाँ सर। बोलो भाई क्लियर चाहिए, बोला हाँ सर। बोला सर है आप बहुत है कर रहे हो। मैंने बोला कुछ नहीं भाई, ऐसे ही है ना। जब दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख संपाती हो यानी कि एक के ऊपर एक हो, तो उसका कैसा हल होता है, अनगणित हल होता है। यानी कि एक के ऊपर एक हो तो कैसा हल होता है दोस्तों, अनगणित हल होता है। अरे बोलो भाई, बोला हाँ सर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतने आसान पूछे जाते हैं। यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में कौन सा होगा। यानी कि एक बिंदु पे काट रहा है ना, एक बिंदु पे काट रहा है ना, तो एक बिंदु पे कौन काटता है दोस्तों, एक बिंदु पे अविरोधी काटता है ना। और अनेक बिंदु पे कौन काटता है, अनेक बिंदु पे आश्रित काटता है। जाके उस चार्ट में आप देख सकते हैं जो कि मैंने बनाया आपको। युग्म समीकरण इतना 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 अनंत हल होंगे जब, अनंत हल कब होता है जब दोस्तों, अनंत हल होता है जब a1 बट्टे a2 बराबर होता है b1 बट्टे b2 के, और वो बराबर होता है c1 बट्टे c2 के। यानी कि डी ऑप्शन हमारा राइट। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, है ना। हाँ बोलो भाई क्लियर से। सर ये क्या लिखा हुआ है जहाँ c2 नहीं होगा 0 के। अरे भैया अगर देखो कहीं भी पूरी गणित में अगर अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया, सर डिनोमिनेटर से आपका मतलब, मैंने बोला कहीं पे x बट्टे में y लिखा हुआ है और y ही 0 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब उसका आंसर जो है वो नॉट डिफाइन होगा। नॉट डिफाइन है ना, यानी कि उसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। सर कैसे, मैंने बोला देख भाई 0 हिस्से किए और तूने x हिस्से, इसका मतलब होता है हिस्से किए नीचे वाले का, यानी कि हर का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है हिस्से किए, और जो न्यूमरेटर में होता है उसका मतलब होता है हिस्से लिए। तो 0 हिस्से किए तो x हिस्सा ले कैसे लिया भाई, तो ये तो गलत हुआ ना। समझ में आया, यानी कि नॉट डिफाइन हुआ, तो इसका आंसर लोग देते हैं इन्फिनिटी। तो बट आपके फिजिक्स वाली मैम बोले, यानी कि नैनी मैम बोले तो मान लेना, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ बोलो भाई क्लियर छे, बोला हाँ सर। तो यहाँ पे समझ में आया। तो C2 जो है कहीं पे भी पूरी गणित में अगर आपसे बोले कि डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तो दैट मीन सही बोल रहे हैं ना, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर a2 भी 0 हो गया तो ये बात तो गलत हो जाएगी ना भाई। बोलो भाई क्लियर छे कि नहीं, हाँ है, हेलो यस। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं का होती है तब कितना हल होता है दोस्तों, एक हल होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं का मतलब क्या होता है दोस्तों, कोई भी हल नहीं है। समांतर मतलब पैरेलल लाइन, यानी कि एक दूसरे के पैरेलल। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इतना 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 और इतना 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 तो x, y होगा, है ना। इसमें भी आप क्या लगा सकते हैं दोस्तों, हिट एंड ट्राई लगा सकते हैं, यानी कि x की कुछ वैल्यू पुट करो तो y बराबर वो लिख रहा है क्या, है ना। ऐसा आप लगा सकते हैं ना। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर? बोला सर ऐसा कर सकते हैं हम कि ऐसा लिखा है ना 173x, है ना, प्लस में 197y, 197y बराबर में 149 है ना, बराबर में 149 है कि नहीं भाई? बोला हाँ सर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 197x, 197x प्लस में 173y, 173y
बराबर में 221 है ना, ऐसा है। अब ये बोल रहा है कि x कॉमा वाई यहाँ से सॉल्व करके बता दो। तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा ये वाला मेथड है ना। कैसे मेथड मुश्किल होगा सर? मैंने बोला देखो भाई, यहाँ पे हम दोनों को काट नहीं सकते। काट सकते हैं क्या? हेलो हेलो बोलो भाई, काट सकते हैं क्या? अरे बोलना दादा। बोला नहीं सर नहीं काट सकते, थोड़ा सा भी नहीं काट सकते, इसमें तो चांस ही नहीं बनता काटने का सर। मैंने बोला हाँ यार, यहाँ से हम काट तो नहीं सकते है ना। हाँ, काट तो नहीं सकते। क्यों सर, क्यों नहीं काट सकते? क्योंकि भाई x का कोफिशिएंट अगर आप सेम करने चाहोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहेगा? आपको करना पड़ेगा कि 173 को हम कौन सी ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करें जो हमारा आंसर 197 आए। तो ऐसी कोई संख्या है क्या? हेलो हेलो। या फिर इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा, यानी कि 173 को भी 100 यहाँ पे भी कोई ऐसी संख्या बनानी पड़ेगी जो इसके बराबर हो, है ना। या इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो वो हमको सोचने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो यहाँ पे आप हिट एंड ट्रायल से जाइए, यहाँ पे हिट एंड ट्राई करिए, है ना। और वहाँ से आपको क्या होगा दोस्तों, आंसर मिल जाएगा। मैं करके दिखा देता हूँ, अगर आप करना चाहें तो। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट कोई नहीं, आइए ट्राई करते हैं, है ना। हाँ सर, अगर हम यही करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? मैंने बोला देख भाई, इसके लिए हमको 2 वेरिएबल की ज़रूरत होगी। कैसे सर? मैंने बोला देख भाई, इसको अगर तुम एक सेकेंड देखो, अभी करना है ना, अभी आप करना तो आपको पता लगेगा, है ना। इन दोनों को जोड़ो, है ना, इन दोनों को जोड़ लो। 173 प्लस 197 320 ऐसा कुछ आएगा। इन सबको जोड़ लो, है ना। इन सबको जोड़ के यहाँ पे आपको x और y में कोई रिलेशन निकलेगा, उसके बाद इन दोनों के साथ उसका मतलब प्लस माइनस कर लेना, वहाँ से आपका ये आंसर निकल जाएगा, है ना। अगर वेरिएबल ज़्यादा नहीं होगा, बट मेरे को लगता है कि ये वाला रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इस रास्ते पे आपको नहीं जाना चाहिए, है ना। हाँ वैसे मेरे से पूछो तभी बता रहा हूँ भाई, ज्ञान तो नहीं दे रहा हूँ, है ना। हाँ सर, इतना मस्त ज्ञान दे रहे हो, बोलो ज्ञान नहीं दे रहा भाई। हाँ यार, थोड़ा बहुत तो मस्त पढ़ा लेता हूँ, है ना। हाँ। अभी क्या है, अब इसमें x की वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू पुट करो। ये जो देखो, कोई भी कोऑर्डिनेट कैसे लिखे जाते हैं दोस्तों, अगर आपके सामने ऐसा लिखा रहे -3, 5, तो इसका मतलब क्या है? ये जो कोऑर्डिनेट है दोस्तों, ये हमारा x कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट मतलब सर इसको ऑर्डिनेट भी बोल दो, है ना। और ये 5 जो है दोस्तों, ये क्या है? y कोऑर्डिनेट है ना। ऑर्डिनेट नहीं बोल सकते भाई सर ये क्या है? इसको बोलते हैं दोस्तों भुज, बोलते हैं शायद, भुज, शायद क्या सर बोलते हैं ये। और ये जो होता है दोस्तों, इसको कोटि बोलते हैं ना। हाँ, इसको बोलते हैं दोस्तों, इंग्लिश में और जानना है तो इसको बोलते हैं एब्सिसा। और दोस्तों इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट, है ना। ऑर्डिनेट बोलते हैं ना। तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों में, इसमें हिट एंड ट्राई लगा सकते हैं, यानी कि 173 को 3 से गुना करो, प्लस में 197 को -2 से गुना करो। देखो कैसे सर, कैसे कैसे? मैंने बोला देख भाई, 100 मैं एक करके दिखा लेता हूँ, अगर वो मैच नहीं करेगा ना तो आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, दूसरा या तीसरा सभी करना ट्राई, तो फिर आपको पता चल जाएगा। क्योंकि भाई मेरे को और भी ऑब्जेक्टिव कराने हैं ना, मैं आपको तरीका बता सकता हूँ ना। इसमें एक बार x बराबर 3 पुट करो, है ना। 3 देखो भाई, ये बताया ना ये x होता है, तो x बराबर 3 पुट करो। हेलो हेलो, यस। 173 को अगर हम 3 से गुना करें और 197 को हम -2 से गुना करें, 197 को -2 से गुना करें, तो वो बराबर आना चाहिए। इन दोनों का जोड़ जो है दोस्तों आना चाहिए 149। आज ये करके देखते हैं। 173 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21 का 1, हाथ में 2, 3 एकम 3, 2 5, 519, प्लस में 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, 9 दूना 18, 1 19 के 9, हाथ में 1, 1 दूना 2 और 2 1 3, है ना। 394 है क्या? 7 दूना 14 के 4, हाथ में 1, 9 दूना 18, 1 19 के 9, हाथ में 1, 1 दूना 2 और 1 3, -394 बराबर ये 149 ये आना चाहिए। अब इन दोनों को घटा लो, है ना। ये माइनस का 394 भाई, तो 519 में से 394 को घटाओ तो 394 को घटा लो भाई। 9 में से 4 गया तो 5, 9 में से 4 गया तो 5। अब देखो भाई, ये कुछ ना कुछ ऐसी संख्या आ रही है, लास्ट में 5 है तो यहाँ पे 5 तो नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन गलत है ना। हाँ, तो यहाँ से आप ऐसे चेक कर लेना कि ये अगर ये सेटिस्फाइड, यानी कि यहाँ पे 149 आ गया, इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये ऑप्शन सही है। बट यहाँ पे 149 देख लेना, इन दोनों या इसमें से या इसमें से या इसमें से किसी में से आ जाएगा, है ना। हाँ, आप चेक कर लेना, क्योंकि ये भी इतना टाइम नहीं दे सकता ना भाई। मैं बोला सर करके ही दिखा दो, मैंने बोला आ जाओ भाई, अब कह ही दिया तो अब करके दिखा देता हूँ ना। उतना टाइम सही, तुम थोड़ा और भी सही, आ जाओ। मेरा ऐसा फीलिंग है कि हम 2, -1 लेते हैं एक बार, है ना। देखते हैं 2, -1 लेके अब मैं डायरेक्ट गुना करता हूँ, है ना। डायरेक्ट क्या करता हूँ दोस्तों, गुना करता हूँ। डायरेक्ट गुना करता हूँ, है ना। हाँ, 173 को अगर हम 2 से गुना करें तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 के 4, हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3, 346,
प्लस में इसको -1 से गुना करो तो -197, 197 यानी कि -y बराबर -1 से गुना कर दिया भाई, है ना, और कुछ भी नहीं, बराबर 149। अब इसको घटाओ तो भाई 346 में से 197 को घटाओ तो 16 में से 7 गया तो 9 हो, ये वाला ऑप्शन लग रहा है। 16 में से 7 गया तो 9, और ये तो हासिल ले लिया। 13 में से 9 गया तो कितना बचा, 13 में से 9 गया तो 4, 9 4 13, और ये किधर गया तो ये 2, 2 में से 1 गया तो 149, है ना। तो 149 बराबर 149, यानी कि इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, यानी कि डी वाला ऑप्शन जो है हमारा एकदम करेक्ट है। समझ में आया क्या? ऐसे आप कर सकते हैं, और ये सब करेंगे तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, ऐसा आएगा, है ना। हाँ, आप ऐसा चेक कर लेते हैं। तो 2 मेथड है, कौन कौन से दोस्तों? एक तो एलिमिनेशन मेथड है, और सर और कौन से मेथड है इसमें? देखो भाई, वो जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की विधि है ना, कि यहाँ से आप इसको भी इधर ले जाओ और एक्स निकाल लो, है ना। या फिर आप जब आगे क्लास 11th में जाओगे तो वहाँ पे एक और मेथड पढ़ोगे ना, इसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी निकाल सकते हैं, बट अभी वो आपको समझ में आएगा नहीं, तो वो वाला पे नहीं जाते हैं हम। समझ में आया है ना? हाँ, बोलो भाई क्लियर छे? बोला सर कैसे निकालेंगे? मैंने बोला इस दोनों समीकरण को सॉल्व करके भी वहाँ पे भी निकाला जाता है ना, बट वो वाला आपको ध्यान नहीं देना, है ना। अब ये क्या बोला दोस्तों, विरोधी समीकरण के कितने होते हैं हल? तो विरोधी समीकरण के एक भी हल नहीं होते हैं, है ना, क्योंकि वो विरोध कर रहा है, तो विरोध करने वाले को क्या मिलता है दोस्तों लास्ट में? अरे बोलना भाई, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता वो क्या कहलाता है? जिसका कोई भी हल नहीं है वो क्या कहलाएगा भाई? विरोधी। विरोध करेगा तो उसको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसे याद कर लो, है ना। हाँ, समीकरण x प्लस वाई बराबर में 6 में कितने हल होंगे? तो हल कितने होते हैं दोस्तों? अनंत हल होंगे। क्यों सर? क्योंकि x बराबर 1 डालोगे, x बराबर 1 डालो तो y बराबर 5 आएगा, x बराबर 2 डालो तो y बराबर 4 आएगा, ऐसे डालते जाओ ना भाई, कुछ ना कुछ मिलेगा, तो अनेक हल होंगे। और सर इसके घात कितना होगा? 1 घात होगा, है ना। घात मतलब सर x की सबसे बड़ी पावर। आ जाइए, यदि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो तो दो अंकों वाली संख्या क्या है? यानी कि इकाई का अंक x बोल रहा है, यानी कि मान लो इकाई का अंक x है, और दहाई का अंक जो है दोस्तों, वो दहाई का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1 0, है ना। दहाई का अंक है वो y है, तो कैसे क्या हो जाएगा वो इक्वेशन? x प्लस में 10y, है ना। ये ऐसा आप बहुत आसानी से सोच सकते हो, है ना। 10x प्लस में y। सर ये 10y प्लस में x क्यों नहीं? क्योंकि देखो ना भाई, y क्या बोला है? ये y बोला है दहाई अंक। अरे भैया तो ये गलत हो गया ना भाई। नहीं सर यही सही हुआ। क्यों? क्योंकि x जो है इकाई अंक, इकाई मतलब उस पर एक भी जीरो नहीं होता, दहाई मतलब उस पर एक जीरो होता है, तो x प्लस 10y, है ना। सर ये क्यों नहीं? क्योंकि इसमें कोई दहाई का कुछ दिख ही नहीं रहा, है ना। तो समझ में आया ये गलत क्यों दोस्तों? ये गलत इसलिए क्योंकि 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 सर ये सही क्यों? अरे भैया बी ऑप्शन सही है सर का सही है? ऐसा क्या बोल रहे हो? सही से बोलो। मैंने बोला अच्छा, ये जो ऑप्शन है दोस्तों, ये ऑप्शन गलत क्यों है? क्योंकि ये ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि x का कोफिशिएंट x बोला है इसने, इकाई अंक है, तो इकाई अंक में कभी जीरो देखा है क्या? हेलो हेलो बोलो भाई, नहीं है। तो बी ऑप्शन इज आवर राइट आंसर। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम मूव करते हैं। क्या बोला? 2x प्लस 3y बराबर 12 और 3r माइनस 2y बराबर 5। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है? x और y पूछ रहा है। तो ये गलती से इसको r लिखा गया, हमारे प्रियांश हो गया ना, थोड़े रंगीन टाइप के हैं, है ना। तो वहाँ से वो अलग ही विचार में खोए रहते हैं, तो वहाँ से उन्होंने टाइप कर दिया होगा ना, बट कोई नहीं, आ जाइए सॉल्व करते हैं। तो ये पूछ रहे एक्स और वाई पूछ रहे हैं। तो पहला समीकरण क्या है दोस्तों? 2x प्लस में 3y बराबर में 12 और 3x माइनस में 2y बराबर में 5। अब इसको बोल रहा है एक्स और वाई बता दो, तो एक्स और वाई कैसे बताएंगे दोस्तों? हेलो हेलो यस। एक समीकरण में आप क्या करो, एक समीकरण में आप क्या करो, दोनों में आप इसमें क्या कर दो, 3 से गुना कर दो, और इसमें क्या कर दो, आप 2 से गुना कर दो। सर क्यों? क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट सेम नहीं होता, तो इसमें इस नंबर से और इसमें इस नंबर से गुना कर दोगे तो आपका कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। अब गुना करो भाई, गुना करोगे तो क्या आएगा? ये 2 दूना 4x, 4x। सर 3y लिख देते हैं। अबे नहीं भाई, गुना करा है तो सब में करेगा ना, गुना करना है तो पूरे इक्वेशन में करना पड़ेगा ना। तो 3 दूना 3 तिया 9y, 3 तिया 9y, 3 तिया 9y बराबर में 12 तिया 36, 12 तिया 36। अब नीचे भी गुना कर लो, 3 दूना आए आए, मैं बोला सर कुछ भी नहीं, गलती कर दो आप। मैंने 3 दूना 6 होता है ना भाई, 6x है ना, 6x और 3 तिया 9y। हाँ अब सही है। अब नीचे 2 से गुना कर दो पूरे इक्वेशन को, है ना। 2 तिया 6x। क्यों किया सर आपने गुना? क्योंकि काटेंगे। वैसे हम काटते कैसे? 2 और 3x कट जाता है क्या भाई? माइनस प्लस करके। बोला नहीं सर वैसे तो नहीं करता। तो 2 तिया 6x यानी कि माइनस का 6x होगा ना भाई, ये माइनस का 6x। ये माइनस था क्या? नहीं भाई, इक्वेशन में माइनस नहीं है तो कहाँ से माइनस? और यहाँ पे माइनस का आएगा, एक सेकेंड। हाँ यहाँ पे क्या है दोस्तों? माइनस का, माइनस लिखा है ना भाई ये इक्वेशन में, देख लो। हाँ
और 2 दूना 4y बराबर 5 दूना 10, 5 दूना 10। अब इसको सॉल्व कर लो आप। ये माइनस 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 प्लस यहाँ पे माइनस है ना सर, क्यों? क्योंकि घटा गया है, 6 में से 6 गया तो 0, 6 में से 6 गया तो 0, यानी कि माइनस प्लस कर जाएगा। 9y में से 4y गया तो 5y, 5y बराबर में 36 में से 10 गया, 9 4 13 होगा भाई, 13 13 सॉरी 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 सॉरी, है ना। और 36 में से 10 गया तो कितना बचा? 6 में से 0 गया तो 6, 3 में से गया तो 2, 26। तो y बराबर कितना गया? 13 गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में, तो 26/13 यानी कि 2, 13 दूना 26। तो y बराबर कितना आ गया? 2। y बराबर आ गया 2। y बराबर 2 कहाँ है दोस्तों? इसमें है y बराबर 2। तो इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। अब यहाँ पर x निकालने चले मत जाना, y बराबर 2 है तो लिख दो। अगर यहाँ पे भी y बराबर 2 रहता तब हम चेक करते, बट अगर आपको चेक ही करना है तो आ जाइए। कहाँ किस में रखेंगे सर? अरे किसी भी इक्वेशन में रख दो, है ना। हाँ, इसमें मत रख देना भाई, क्योंकि इसमें गुना किया है। तो जो दोनों वाले पहले इक्वेशन है उसमें आप रख सकते हो, है ना। जैसे मैं इसी में रख के आपको दिखा देता हूँ, पहले वाले में ना 2 y बराबर 2 निकला है तो 2x प्लस में 3 गुना में y कितना है दोस्तों? 2 निकला है ना, तो 3 दूना 6 बराबर में क्या है दोस्तों? 12। अब ये 6 उधर जाएगा तो 12 में से 6 तो 6, तो 2x बराबर में 6, तो x बराबर में कितना आ गया? 3। यही है ना भाई, x बराबर में 3। तो यही मैं आपको समझा रहा था, है ना। हाँ, वैसे आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो, x निकाल लो यहाँ से, है ना, बट वो वाले पे अभी नहीं जाएंगे, वो वाला भी आसान है। यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है, संगत है मतलब कि संगत है, तो उसके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होगी? संगत तो एक तो ऐसे भी हो सकती थी, तो इसको भी हम संगत बोलते थे। एक इसके ऊपर भी होगी तो वो भी संगत होगी। तो प्रतिच्छेदी हो सकती है या फिर संपाती हो सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका जो ग्राफ होगा यानी कि उसकी जो रेखाएं होगी वो क्या होगी दोस्तों? यदि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो ये संगत होगा, नहीं अगर इसका अनगणित हल होगा और या फिर एक हल होगा तो ये संगत होगा, और कोई भी हल नहीं होगा यानी कि समांतर रेखा है तो इसका मतलब वो क्या होगा दोस्तों? असंगत होगा। तो समझ में, हमेशा प्रतिच्छेदी होगा तब भी नहीं, क्योंकि हमेशा संपाती भी तो हो सकता है ना भाई। तो हमेशा संपाती भी नहीं, प्रतिच्छेदी या संपाती में करेंगे, और समांतर में तो कोई हल ही नहीं होता, तो इसका मतलब वो असंगत होगा। नेक्स्ट, यदि 2k - 1, k समीकरण इतना इतना का हल हो तो k बराबर ये क्या बोल रहा है कि 2k - 1 ये आप कर सकते हो ना, ये बहुत ही आसान है। x ये क्या है दोस्तों? ये x की जगह पे है, ये x की जगह पे है, और ये क्या है दोस्तों? ये y की जगह पे है ना, ये y की जगह पे। तो x बराबर ये पुट कर दो, y बराबर ये पुट कर दो, आंसर निकल जाएगा 10 गुना में 2k - 1 पुट करो, 2k - 1 और माइनस में 9 गुना में y कितना है दोस्तों? y है k, y है k बराबर 12, है ना। तो ये पूछ रहा है कि k बराबर क्या आएगा? बहुत ही आसान है, 10 दूना 20। देखो अगर ऐसा रहे ना कि बीच में माइनस है तो ये दोनों से गुना करेंगे, यानी कि एक बार इससे एक बार इससे। बट अगर ऐसा रहे कि 10 इंटू में 2, 2 गुना में 3, तो इसमें एक ही बार गुना करेंगे, क्योंकि गुना एक ही बार होता है। 10 दूना 20, 20 तिया 60। बट अगर ऐसा प्लस लिया माइनस रहे तो दोनों अंदर में दोनों तरफ गुना करते हैं ना। 10 दूना 20 के, और 10 से कम 10 यानी कि माइनस का 10, माइनस 9 गुना में के यानी कि माइनस का 9 के बराबर 12, है ना। तो 20 में से 9 गया तो 11 के, है ना, 20 में से 9 गया तो 11 के बराबर माइनस का 10 उधर जाएगा तो प्लस का 12 10 22, है ना, 12 10 22। तो के बराबर क्या आ गया? के बराबर आ गया 22/11 यानी कि 2। तो के बराबर आ गया आपका 2, राइट आंसर, है ना। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म इतना इतना का क्या हल होगा, है ना, हल पूछा है। तो x a1/a2 यानी कि 1/3, कॉमा b1/b2 यानी कि 2/12 यानी कि 1/6, कॉमा सी। तो a1/a2 और b बराबर नहीं है ये b1/b2 के, तो इसका मतलब इसका क्या होगा? एकल होगा, यानी कि केवल एक हल होगा, है ना। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। 37 ये लास्ट क्वेश्चन हमारा, यदि समीकरण इतना तथा इतना का कोई हल ना हो तो कोई हल कब नहीं होगा दोस्तों? कोई हल नहीं होने के लिए, है ना, यानी कि k/6 पहले ये आप लिख लो, है ना, कॉमा -5/2। ये सर क्या लिख रहे हो? मैंने बोला कोफिशिएंट का रेशियो लिख रहा हूँ, है ना। हाँ, किसके कोफिशिएंट का सर? दोनों समीकरण जो दी गई है उसके कोफिशिएंट का रेशियो लिख रहा हूँ। समझ में आ रहा है क्या? हेलो हेलो, यस। ये C1/C2 हमने लिख लिया। अब क्या करना है सर कि कोई हल नहीं है। तो कोई हल कब नहीं होता दोस्तों? जब A1/A2 वो बराबर होता है B1/B2 के, और वो बराबर नहीं होता है C1/C2 के। तो अगर ये हमसे पूछ रहा है कि बराबर कब है ना, देखो यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है ना कि ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो तब हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, अगर ये ऐसा पूछता है। बट ये पूछ रहा है कि ऐसा क्या होगा, यानी कि के बराबर क्या होगा, तब इन दोनों को इक्वेट करेंगे। के बराबर क्या नहीं होगा तब इन दोनों को इक्वेट करेंगे, है ना। तो k/6 बराबर 5/2, है ना। तो 5 दूना
-5/2 तो -5×6 = 30 यानी कि -30 और बट्टे में 2 है ना, तो ये कितना आ गया -15। ये के बराबर इतना होगा तब इसका हल नहीं होगा, तब इसका कोई भी हल नहीं होगा। बट अगर आपसे वैसा पूछे कि के बट्टे में 6, यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए जिससे इसका कोई हल ना हो, तो ये वो हम करेंगे। तो 7 के बराबर 7 के बराबर 6 दूना 12, तो के बराबर क्या गया दोस्तों 12/7। तो ऐसा जो हम कुछ करेंगे, यानी कि ऐसा के बराबर अगर 12/7 नहीं हो, के बराबर अगर -15 होगा तब तो इसका कोई हल नहीं होगा। बट के बराबर अगर ये के बराबर अगर 12/7 नहीं होगा तो भी उसका कोई हल नहीं होगा। समझ पा रहे हो? बोला हाँ सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बढ़ते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो आज ये एक थोड़ा सा मिरेकल टाइप कुछ बनाते हैं ना। हाँ, बहुत पढ़ाई कर लिया भाई। ओके ओके, अभी जितने भी लोग अभी तक टिके रहे, बहुत 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 बहुत। क्या सर? एक सेकेंड, एक सेक, उसको बड़े बड़े शब्दों में समझ में आया क्या? यस। तो थैंक यू फॉर टुडे, कंटिन्यू विल बी टुमारो दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, है ना। हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो भी इसी प्रकार की शानदार होगी, है ना। नेक्स्ट वीडियो कल या परसों आपके सामने प्रदर्शित होगी, बहुत ही ओपी वीडियो होगी। ओके ओके, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय, लव यू ऑल। ओके भाई लोग, पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।